हेलो स्टूडेंट, आशीर्वाद एकेडमी इसराना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं एचटेट सीटेट या स्क्रीनिंग है तो उसमें आपके काफ़ी चांस रहते हैं इसके आने के। और दूसरा ये है कि जो अंडर बीएड स्टूडेंट हैं या डीएड स्टूडेंट हैं या जितने भी एक टीचर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें इसका काफ़ी अहमियत रहती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है ये पार्ट। और एक टीचर के लिए ये टैक्सोनॉमी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एक टीचर जब भी किसी विद्यार्थी को पढ़ाता है और वो ये सोचता है कि मैं इसको यदि पढ़ाऊँगा तो इसके व्यवहार में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। लेकिन वो स्वाभाविक कैसे है उसका एनालाइज आप किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए ये टैक्सोनॉमी, ये वर्गीकरण जो है काफ़ी महत्व रखता है। और B.S. ब्लूम ने, बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 के अंदर ये सराहनीय काम किया था कि इन्होंने जो शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण करने के लिए व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के 3 पक्ष जो है यहाँ पर जो है बताए थे। 3 पक्षों में उनको जो है व्यवहार को, जो व्यवहार परिवर्तन होता है उनको 3 पक्षों में डिवाइड किया हुआ था। अब देखिए, जब भी कोई शिक्षक या अध्यापक कह लीजिए अपनी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का यूज करता है किसी भी पाठ्यवस्तु के दौरान या अपने अनुभव से, शिक्षण अनुभव के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अब जो वो परिवर्तन लाने का प्रयास करता है उसी प्रयास से जो उसके विद्यार्थी के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं परिवर्तनों को उन्होंने 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। अब वो पार्ट हमने यहाँ पर जो है ऑलरेडी आपके पीछे मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले बारी बारी से हम इसको जो है डिस्कस करेंगे। और ये सबसे पहले अगर हम बात करें इन पक्षों वर्गीकरण को, इन व्यवहारों को उन्होंने 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट क्या है? कॉग्निटिव डोमेन का है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका क्या है? कॉग्निटिव डोमेन है, यानी डोमेन या ऑब्जेक्टिव भी आप इसको कह सकते हैं। और यदि हिंदी में बात करें तो हम ये ज्ञानात्मक पक्ष, क्या ये ज्ञानात्मक पक्ष है? कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष। सबसे पहले अगर हम बात करें ज्ञानात्मक पक्ष की, और ये B.S. ब्लूम ने 1956 के अंदर जो है दिया था। और इस पक्ष के अंदर इसके 6 एस्पेक्ट पर जो इस पे काम किया गया था। और ये क्या है? ये निम्न टू उच्चतम स्तर तक जो है ये काम हुआ था। इनको वर्गों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या है? नॉलेज की बात करें यानी ज्ञान। अब देखिए, अगर हम बात करें कॉग्निटिव डोमेन की, जिसका पहला पक्ष क्या है? ज्ञान है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग यानी बोध है, इसको कॉम्प्रिहेंसिव भी बोल देते हैं। तीसरा आपका जो है प्रयोग है। और चौथा आपका विश्लेषण यानी एनालिसिस। पांचवा आपका संश्लेषण है। और छठा आपका मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। ये 6 पार्टों में इनको जो है डिवाइड किया गया है। अब इसको बारी बारी से देखते हैं कि ये जो 6 पार्ट हैं, इन पार्टों में क्या कुछ होता है, क्या कहा गया है, किस प्रकार से जो है इनका वर्गीकरण करते हैं। ये देखते हैं। यदि नॉलेज की बात करें तो जब भी मैंने बात की थी पाठ्यवस्तु की और अनुभव की बात की थी कि देखिए, जब भी कोई टीचर है वो पाठ्यवस्तु को एक आधार मानकर चलता है। उसका जो भी वो टॉपिक करवाता है उसी के अकॉर्डिंग उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो यहाँ पर अब जो पाठ्य वस्तु आपने ली हुई है
उसमें कुछ नियम दिए हुए हैं, उनका कुछ तथ्य दिए हुए हैं, कुछ सिद्धांतों पर वो आधारित होती है, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ कसौटियां होती हैं। तो कहने का भाव क्या है कि ये जो ज्ञान है ये सबसे निम्न स्तर में आता है। पहली बात, नॉलेज क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न वर्ग में क्या है, नॉलेज है, ज्ञान है। और इसके अंदर विद्यार्थियों को जिन तथ्यों का, सिद्धांतों का, पाठ्यवस्तु के जिन तथ्यों का, सिद्धांतों का, नियमों का, परिनियमों का, कसौटियों का, जो आदि का जो ज्ञान करवाया जाता है, इस पक्ष में क्या होता है, केवल और केवल हम उसमें क्या करते हैं, ज्ञान करवाते हैं। अब जब भी आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव दिए हुए होते हैं, यानी हमें ये पता होता है, हमें ये बताया जाता है कि यदि आप इसको पढ़ लोगे तो आपके अंदर, आपके व्यवहार में ये परिवर्तन हो जाएंगे, वो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर ज्ञानात्मक पक्ष की बात करें कि व्यक्ति के व्यवहार में, बच्चे के व्यवहार में कह लीजिए, विद्यार्थियों के व्यवहार में कह लीजिए, तो जब भी आप उस टॉपिक को करवाएंगे तो उसके अंदर जो है ये चीज़ें जो है कंप्लीट हो लिए हमने जो है चेक करनी पड़ती है। वर्गीकरण इसी का नाम है, वर्गों में इसको जो है डिवाइड किया गया है। अब नॉलेज की बात आई थी कि भाई पाठ्यवस्तु के जो तथ्य हैं, सिद्धांत हैं, कसौटियां हैं, नियम हैं, परिनियम हैं, परंपराएं हैं, कसौटियां हैं, तो इनका आपने क्या है, ज्ञान प्राप्त करना ही इस ज्ञानात्मक पक्ष का ये उद्देश्य है। दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग की बात करें, बोध की बात करें। बोध स्तर में क्या होता है कि ये जो स्तर है, बोध स्तर, ज्ञानात्मक पक्ष के ज्ञान वर्ग का आधार का काम करता है। ज्ञान वर्ग जो है इसके आधार का काम करता है। अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते किसी भी चीज को। अगर आपने ज्ञान, जब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप जो उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे उसके बारे में, उसके तथ्यों के बारे में बता नहीं पाएंगे, उनके डिफरेंसेस के बारे में बता नहीं पाएंगे, उनकी जो भी भेदकता है वो नहीं बता पाएंगे, या फिर आप उसके एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे, आप उसको जो है अच्छे जो उसमें भेद विभेद हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव क्या है कि आप उसमें जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, बोध नहीं कर सकते। ये इसका जो है दूसरे निम्न स्तर में आता है। एप्लीकेशन की बात करें, प्रयोग की बात करें, कि जिन ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान और बोध प्रयोग के आधार का काम करता है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा आप बोध नहीं कर सकते, आप ज्ञान और बोध नहीं होगा तो आप प्रयोग नहीं कर सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अपने दैनिक जीवन में उसको जो है प्रयोग करके नहीं देख सकते। और दैनिक जीवन में प्रयोग आप तभी करके देख सकते हैं जब आपको उसका ज्ञान भी हो, बोध भी हो, तभी आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे से उसका यूज कर सकते हैं, अच्छे से उसको फैक्टली आप बता सकते हैं, आप उसके के बारे में जो है बहुत कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से आप उसका जो है प्रयोग करके देखा जा सकता है। तो ये निम्नतम स्तर का आप कह सकते हैं कि तीसरे निम्न स्तर में आता है ये। और ध्यान रहे कि ये स्टेप बाय स्टेप ही रहे, आप इसको जो है स्टेप बाय स्टेप ही याद करेंगे, इसको आगे पीछे आप याद नहीं कर सकते, तो क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड है। पहले ये आएगा, उसके बाद फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इस तरह से जो है आप बढ़ते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या कहा है, प्रयोग की बात करें, प्रयोग की बात हमने कर ली है। विश्लेषण की बात करें, एनालिसिस की बात करें, कि एनालिसिस जो वर्ग है ज्ञानात्मक पक्ष का, ये इसके आधार का काम, जो ज्ञान, बोध और प्रयोग इसके आधार का, विश्लेषण के आधार का काम करते हैं। अब ज्ञान होगा तभी आप बोध कर सकते हैं, ज्ञान और बोध होगा तो आप तभी आप प्रयोग में ला सकते हैं। और जब आप ज्ञान हो, बोध हो, तब प्रयोग में भी आपने लाना सीख लिया है, तभी आप उसको अलग अलग तथ्यों को, नियमों को, सिद्धांतों का विश्लेषण आप कर सकते हैं। तो इसलिए जिन
तथ्यों का, सिद्धांतों का, कसौटियों का, परंपराओं का आपने ज्ञान प्राप्त किया था, आपने बोध करना सीख लिया था, आपने उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना सीख लिया था, तो तभी आप उसका जो है विश्लेषण कर सकते हैं। और उसके बाद आता है सिंथेसिस यानी संश्लेषण। अब संश्लेषण में क्या होता है कि आप ये लाइन आप लिख सकते हैं कि संश्लेषण के आधार का काम जो है ज्ञान, बोध, प्रयोग और विश्लेषण द्वारा जो है किया जाता है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा आप बोध नहीं कर सकते, आपको ज्ञान और बोध नहीं होगा तो आप प्रयोग नहीं कर सकते, आपको ज्ञान, बोध और प्रयोग के साथ साथ विश्लेषण नहीं होगा तो आप संश्लेषण नहीं कर सकते। संश्लेषण का मतलब ही यही होता है कि आप उनको जो है एक नए विचारों में उनको जो है बांटना। आपके पास जो है कुछ तथ्य दिए हुए हैं, सिद्धांत दिए हुए हैं, कसौटियां दी हुई हैं, और जिनका आपके द्वारा जो है अलग अलग जो आपने तथ्यों को लिया था उनको फिर आपने जोड़ा। यानी सिंथेसिस में क्या करते हैं, संश्लेषण में क्या करते हैं, उन तथ्यों को हम जोड़ते हैं, उन विचारों को हम जोड़ते हैं, उन सिद्धांतों को हम जोड़ते हैं और उनके माध्यम से जो है नए विचारों की खोज करते हैं। और उन विचारों से हमें ये पता एनालाइज हम यानी संश्लेषण हमने हमारे द्वारा जो है किया जाता है कि बच्चे जो है कितना इम्प्रूवमेंट उसके कॉग्निटिव डोमेन में हो रहा है। उसके साथ साथ जो लास्ट जो है ये आपका अगर बात करें विश्लेषण, ये उच्च स्तर की बात है, ये उच्च स्तर में आता है ज्ञानात्मक पक्ष के, और संश्लेषण आपके उच्चतर स्तर में आता है, और मूल्यांकन सबसे उच्चतम स्तर में सबसे मूल्यांकन का स्थान आता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जो सबसे ऊपर वाले स्तर में ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है, मूल्यांकन है। क्योंकि जब तक आप इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी बच्चे का सही और गलत का डिसीजन नहीं ले सकते, उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है, उसने कितना सीखा हुआ है। तो ये सब सारा का सारा डिपेंड किस पे होता है, मूल्यांकन पर होता है। और जिन शैक्षिक उद्देश्यों को लेकर आपने इस वर्गीकरण को बनाया है, अपनाया है, तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति का जो मूल्यांकन है वो हम मूल्यांकन के द्वारा ही कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और माध्यम नहीं होता। तो इसलिए ये 6 पक्ष जो है ज्ञानात्मक पक्ष के जो है 6 पक्ष बताए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, यानी ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आप इसको कंठस्थ कर लें, मेरे साथ बोलिए, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये सभी के सभी क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है। सबसे निम्न स्तर में आता है ये कौन सा, ज्ञान, फिर दूसरे निम्न स्तर में आएगा अंडरस्टैंडिंग, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरे निम्न स्तर में आपका जो है एप्लीकेशन आएगा। फिर आपका जो है ये विश्लेषण आपका उच्च स्तर में है, संश्लेषण आपका जो है उच्चतर स्तर में है, और मूल्यांकन आपका जो है उच्चतम स्तर में है। तो ये 6 स्टेप हैं। और इसकी मेन पॉइंट क्या है कि आपको जैसे पहले ही बताया है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है ये। अब शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की पाठ्य के द्वारा जो पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु है या फिर शिक्षण अनुभव है के द्वारा विद्यार्थियों में जो व्यवहार में विद्यार्थियों के व्यवहार में जो परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, उस परिवर्तन का एक पहलू है ये। जैसे कि पहले बताया मैंने कि इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये, और टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण है। वर्गीकरण है किसका वर्गीकरण है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है। इसको आप अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी कह सकते हैं, आप इसको जो है शिक्षण उद्देश्य भी कहा जा सकता है। तो उनका वर्गीकरण है, उनको वर्गों में बांटा गया है। अब 3 वर्गों में इन्होंने बांटा है। पहला आपका कॉग्निटिव डोमेन है यानी ज्ञानात्मक पक्ष है, दूसरा आपका जो है अफेक्टिव डोमेन है, भावात्मक पक्ष है, और तीसरा आपका साइकोमोटर डोमेन है यानी इसको कॉग्निटिव डोमेन भी बोला जाता है, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव भी आप इसको कह सकते हैं।
ये 3 पक्ष जो है विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के बताए हैं BS ब्लूम द्वारा। और दूसरी बात ये था अपना पहला पक्ष कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किस तरह से हम ये ला सकते हैं, और जो ज्ञानात्मक पक्ष में हमें किन किन बातों का ज्ञान करवाया जाता है, बोध करवाया जाता है, या उसको हम प्रयोग करके देख सकते हैं, या फिर आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। विश्लेषण का मतलब आपको पहले भी पता है, विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग, यानी उन तथ्यों को अलग अलग करके उनका ज्ञान प्राप्त करना, उनका बोध करना, उनको प्रयोग में लाना। और दूसरा क्या है, संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि जोड़ना। संश्लेषण का मतलब ही क्या होता है, जोड़ने से है, यानी जिन तथ्यों का, सिद्धांतों का, कसौटियों का या परंपराओं का आपने पाठ्य वस्तु से संबंधित जिनका हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जिन अलग अलग यानी उनको बोध किया है, उनका प्रयोग करना सीखा है, उनका विश्लेषण किया है, अब इन चारों को जोड़ दो। इन तथ्यों को, सिद्धांतों को, कसौटियों को, परंपराओं को, इन सभी को आप क्या करोगे, आप एकजुट कर दो, और एकजुट करने के बाद जो आपके नए विचार उत्पन्न होते हैं वो आपका संश्लेषण है। उसके बाद क्या होता है कि लास्टली आप पहुंचते हैं मूल्यांकन में, और मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं कि आपने सभी पांचों का जो फर्स्ट पांचों का आपने जो है स्टडी कर लिया है, उनका आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपने बोध कर लिया है, आपने जो है विश्लेषण करना सीखा है, आपने जो उसका संश्लेषण करना सीख लिया है, तब आप उसका जो है मूल्यांकन आप सही प्रकार से कर सकते हैं। बच्चे द्वारा जो है कितना सीखा गया है, बच्चे के व्यवहार में ज्ञानात्मक पक्ष को लेकर कितना परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में आप एनालाइज कर सकते हैं। और ये मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि ये BS ब्लूम ने 1956 के अंदर जो है ये टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण जो है ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बताया था। आइए चलते हैं अपने सेकंड डोमेन पर, जिसका नाम क्या है, अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं। अफेक्टिव डोमेन क्या कहता है कि अफेक्टिव डोमेन का की यदि हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य दिया था भावात्मक पक्ष का, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भावात्मक पक्ष बोलते हैं, या भावात्मक उद्देश्य भी आप कह सकते हैं। तो ये कथवाल और मारिया ने 1964 में इसको जो है दिया था। किसने दिया था, कथवाल और मारिया ने दिया था 1964 में। BS ब्लूम और इसके सहयोगी थे कथवाल और मारिया 1964 में मुख्य रूप से इसका नाम आता है। पहला नाम ज्ञानात्मक पक्ष का, जो कि BS ब्लूम का डायरेक्टली नाम आता है 1956 के अंदर 1956 में दिया था। और भावात्मक पक्ष के बारे में जो वर्गीकरण किया था उसको कथवाल और मारिया ने 1964 में किया था। इसमें 5 एस्पेक्ट पर काम किया गया था कि 5 चीजों के बारे में बताया था। भाव से लिया गया है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें ज्ञानात्मक पक्ष की, ज्ञानात्मक पक्ष का जो क्या है, नो से है, जानने से है, यानी आपके ज्ञान से है, आपको जानकारी कहाँ से कितनी क्या है। और यदि हम भावात्मक पक्ष की बात करें तो भाव यानी फीलिंग यानी माइंड से है, मस्तिष्क से है, अपनी भावनाओं से है। और यदि हम साइकोमोटर की बात करें तो साइकोमोटर आपका जो है एक्शन से रिलेटेड है, क्रिया से रिलेटेड है। ये आप तीनों के मेन पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड है। अब डोमेन अफेक्टिव डोमेन क्या कहते हैं, देखो ये अपने ज्ञान पर, अगर कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो ये ज्ञान पर जो है ज़्यादा, ज्ञान के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। एक पक्ष तो होगा ज्ञान का, दूसरा क्या है माइंड का, कि अंदर से व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार से है। अब जिस तरह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप इसको टीचिंग से जोड़िए, बच्चों के साथ जोड़िए। अब रिसीविंग की बात करते हैं कि रिसीविंग यानी आग्रहण करना, आग्रहण करना या ध्यान देना भी आप कह सकते हैं, आग्रहण करना या ध्यान देना। अब यहाँ पर ध्यान देने से क्या है कि मानव मूल्यों की जो प्राप्ति के लिए हमने ये वर्गीकरण हमने किया हुआ है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि विद्यार्थियों को आकर्षित करना है, अभिप्रेरित करना है कि वो कोई भी मूल्य है उनकी प्राप्ति के लिए वो तैयार हो पाए, वो तैयार हो जाए। यानी
आपने बच्चों को पहले तैयार करना है। आपने शिक्षण प्रक्रिया करने से पहले आप बच्चों को क्या करोगे, तैयार करोगे। अब वो तैयार आप किस प्रकार से करेंगे, जब भी आप क्लासरूम में जाते हैं तो डायरेक्टली आप जो है पढ़ाना स्टार्ट नहीं करते, उससे पहले आप 2-3 मिनट जो है उनके साथ जो है फ्रेंडली होते हैं। यानी फ्रेंडली होने का मतलब क्या है कि आप उनको तैयार कर रहे हैं, तभी वो आपकी बातों पर ध्यान दे पाएंगे, अच्छे से वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो दूसरा स्टेप क्या था अपना, रिस्पॉन्डिंग का आता है, अनुक्रिया का आता है। अनुक्रिया में आप क्या करते हैं कि जिन तथ्यों यानी जो आपने मानव मूल्यों का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है, यानी आपने बच्चों को क्या किया है, ये जो स्तर है ये दूसरे आग्रहण इसका जो है आधार का काम करता है। आग्रहण जो वर्ग है वो अनुक्रिया के आधार का काम करता है। और जब आप बच्चों को तैयार कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, उनकी टीचिंग प्रक्रिया के लिए यानी सिखाने के लिए आप उनको जो तैयार कर लेते हैं, तो तभी आप उनके प्रति क्या करते हैं, वो अच्छा जो है रिस्पॉन्स दे पाते हैं। यदि अब जैसे वो तैयार हुए हैं उसी प्रकार से जो है वो अनुक्रिया करते हैं। अगर उनकी अनुक्रिया यानी पॉजिटिव होते हैं, आप कोई ना कोई उद्दीपक का प्रयोग करते हैं, यानी किसी न किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं। आप जब आप किसी उद्दीपक का प्रयोग करते हैं, उस उद्दीपक से जो है वो क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, और आकर्षण के बाद जो है वो कोई ना कोई अनुक्रिया करते हैं। तो उसी अनुक्रिया से रिलेटेड है ये कि आपने बच्चों को क्या करना है, पहले तो उनको तैयार करना है, दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे कि उनको कोई ना कोई एक ऐसा उद्दीपन प्रदान करेंगे जिससे वो कनेक्ट हो जाएं, यानी स्टिमुलस आप प्रदान करेंगे, वो तैयार हो जाएं और वो अच्छा जो है पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करते हैं, यानी वो अनुक्रिया दें। उसके बाद क्या है, वैल्यू की यानी आंकलन की। आंकलन जो होता है वो पहले दो जो वर्ग हैं, आग्रहण और अनुक्रिया, ये क्या करते हैं, आंकलन के आधार का काम करते हैं। अब जिस प्रकार से विद्यार्थियों ने जो मूल्य प्राप्ति के बारे में व्यक्तिगत या सामाजिक दोनों मूल्यों को आपने आंकना होगा कि आपकी जो पाठ्य वस्तु है वो केवल और केवल व्यक्तिगत न हो, वो सामाजिक दृष्टिकोण से भी वो पॉजिटिव रहे। अब आपने देखना है कि जब आप बच्चों को करवा रहे हैं, क्या वो व्यक्तिगत है या फिर सामाजिक भी है, क्योंकि अब व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों में समन्वय स्थापित करके जब आप कोई भी टीचिंग करते हैं तो उसका जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, बच्चा जो है भली भांति सीख पाता है। तो यहाँ पर अब जिन मूल्यों को आपने उन मूल्यों का भी जो है आकलन करना होगा, व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, परंपरागत हो या फिर वो रूढ़िवादिता से संबंधित तो न हो। तो इस तरह से जो है आपने आकलन करना है, यानी ये सभी के सभी पक्ष क्या है, आपके भाव से रिलेटेड है, आपके माइंड से रिलेटेड है। तो उसके बाद क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन आप करते हैं, संगठन आप स्थापित करते हैं। संगठन जो वर्ग है ये इस वर्ग के आधार का काम जो है पहले 3 वर्ग जो है करते हैं, आग्रहण, अनुक्रिया और आंकलन। उसके बाद ही आप संगठन तक पहुंच सकते हैं। अब संगठन यदि आपने स्थापित करना है तो वो संगठन जो है आपने अगर उन बच्चों को जो आपने वो तैयार किए थे, पढ़ाने के लिए तैयार किए थे, अपनी तरफ आकर्षित किया था, जिन उद्दीपनों का प्रयोग करके बच्चों ने जो है अनुक्रिया की थी, या फिर जिन मूल्यों का आपने प्रयोग किया था, उन मूल्यों को ये देखना होता है कि आपके द्वारा जो मूल्य निर्धारित किए गए थे वो सही है या नहीं है। अब कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो अनुकूल होते हैं, कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो प्रतिकूल होते हैं। तो आपने ऐसे मूल्यों की आपने छटनी करनी होगी और उन्हीं के बेस पर आपने एक अलग से एक संगठन, एक व्यवस्थापन जो है
स्थापित करना होगा, एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तभी आप उसको जो है अच्छे मूल्यों को निकाल सकते हैं, अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कर सकते हैं, अच्छा संगठन आप बना सकते हैं और उस संगठन के माध्यम से आप उनके जो है यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो आप ले सकते हैं। और लास्टली क्या है, कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यू की बात करते हैं। मूल्यों का वैशिष्टीकरण जो है करना बहुत जरूरी होता है। वैल्यू कॉम्प्लेक्स की बात है यहाँ पर कि जो अब ये सबसे उच्च स्तर में आता है, सबसे उच्चतम स्तर में आता है इसमें जो आपके भावात्मक पक्ष की यदि हम बात करें, भावात्मक पक्ष में सबसे उच्च स्तर पर क्या होता है, आपका जो मूल्यों का वैशिष्ट्यकरण होता है, चरित्रीकरण होता है, यानी उनको जो है जो आपने ग्रहण किया है, अनुक्रिया की है, आंदोलन किया और संगठन बनाए हैं, क्या उन सब के द्वारा आपके जो मूल्य हैं वो कितने सार्थक हुए हैं, कितने सही हैं, उनकी पहचानना, उनकी पहचान करनी और वो हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर कितने सही हैं या सामाजिक दृष्टि से वो कितने सही हैं। यदि व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण से अगर दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तभी वो अच्छे जो है वैल्यू में हम उसको जो है अच्छे मूल्यों में हम उनको जो है ले सकते हैं। लेकिन ऐसा न हो कि वो एक व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए वो सही है, लेकिन अगर एक सामाजिक रूप से देखें तो वो सही नहीं बैठते हैं, समाज उसको जो मान्यता नहीं देता है। तो ऐसे मूल्यों को हमें निकालना होगा, ऐसे मूल्यों से हमें दूर जाना होगा। तो हमें उन्हीं मूल्यों को अपनाना है जिनसे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो और वो ऐसा परिवर्तन हो कि वो अपने व्यक्तिगत और सामाजिक और देश के हित में जो है वो अच्छे से काम करे। तो ये दिया था अफेक्टिव डोमेन, यानी यहाँ पर जो शैक्षिक उद्देश्यों का दूसरा जो पक्ष था भावात्मक पक्ष था, जो कि माइंड से रिलेटेड था। और माइंड से रिलेटेड में क्या है कि इन्होंने 5 पक्ष यहाँ पर जो है 5 वर्गों में इसको जो है डिवाइड किया है। कॉग्निटिव डोमेन को 6 पार्टों में डिवाइड किया है, भावात्मक पक्ष को जो है 5 पार्टों में डिवाइड किया है। लेकिन अगेन अगर साइकोमोटर की बात करें, कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो उसके भी जो है 6 पक्ष जो है यहाँ पर जो इन्होंने बताए हैं। तो यहाँ पर आपके रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ बाय वैल्यू या कॉम्प्लेक्स वैल्यू आप कह सकते हैं, इन्हीं यानी मूल्यों का वैशिष्ट्यकरण करना। तो यहाँ पर 5 पार्टों में इनको ये है अफेक्टिव डोमेन को यहाँ पर इन्होंने बताया था। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं कि साइकोमोटर जो है वो क्या कहते हैं। आपके साइकोमोटर डोमेन की बात करें तो साइकोमोटर डोमेन का जो वर्गीकरण किया था वो सिप्सन ने किया था 1966 के अंदर, और हैरो ने का भी नाम आता है 1972 के अंदर हैरो ने किया था। मतलब सिप्सन ने इसका काम जो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बीच में ही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण हैरो ने इस काम को जो है कंप्लीट किया था 1972 के अंदर। और ये किससे रिलेटेड है, ये क्रिया से रिलेटेड है, क्रियात्मक पक्ष इसको जो है कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक पक्ष आप इसको जो कह सकते हैं। यानी विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन या बालक के व्यवहार में, बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो 3 तरह से जो है टैक्सोनॉमी में बताया गया है। एक तो ज्ञानात्मक पक्ष से हो सकता है, एक भावात्मक पक्ष से हो सकता है और एक क्रियात्मक पक्ष से। यानी बच्चे का ज्ञान से रिलेटेड हो सकता है, माइंड से रिलेटेड हो सकता है और क्रिया से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने बताया है, ये बताया है सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें 5-6 पार्ट बताए हैं। रिफ्लेक्स मूवमेंट की बात बताई है, सहज अंग संचालन की बात बताई है, सहज अंग संचालन की बात, ये इस वर्ग का सबसे निम्न स्तर में आता है। और इस वर्ग की यदि हम बात करें तो इस वर्ग में हमें कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्वाभाविक रूप से जाने अनजाने में, जैसे ही उद्दीपक किसी बच्चे के सामने कोई उद्दीपन प्रकट होता है, दिया जाता है, तो
उसके उद्दीपक के आते ही बच्चा जाने अनजाने में अपने आप ही जो है वो क्रिया करना स्टार्ट कर देता है। जैसे अगर आपका उद्दीपन मान लीजिए किसी के हाथ पर चींटी बैठ जाती है, तो चींटी बैठना आपका क्या है, उद्दीपन है, और उसके बैठते ही आप हाथ को झटपटा जाते हैं, तो इट मीन्स क्या है, ये होता है कि अपने आप ही अंगों का संचालन हो जाना, अंग क्रिया में हो जाना। तो इस मूवमेंट का ये हिस्सा है, इसमें सहज अंग संचालन के अंदर जो है ये एक्शन मूवमेंट की जो बात है वो ये चीज आती है कि यदि कोई भी अगर बच्चे को अगर कोई उद्दीपन दिया जाता है तो जाने अनजाने में ही वो अपने आप एक्शन मोड में आ जाता है और वो उस क्रिया को करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा क्या है कि बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट है, बेसिक यानी आधारभूत अंग संचालन है, आधारभूत अंग संचालन। बेसिक अंग आधार यानी बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट की यदि हम बात करें तो उस केस में क्या होता है कि ये जो सहज अंग संचालन है, रिफ्लेक्स मूवमेंट है, ये बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट का आधार का काम करता है। और जिन कुछ बच्चे के सामने जो विद्यार्थी के सामने जो उद्दीपन किसी भी उद्दीपक के संपर्क में यदि वो आता है तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, सहज आधारभूत अंग संचालन करना स्टार्ट करता है, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट अपने आप उसके अंदर जो है होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे यदि अगर हम बात करें कि कई बार बच्चा क्या होता है कि बच्चे को अगर हम ये कह दें कि जोर जबरदस्ती से, लेकिन ये जो क्रियाएं हैं ये लंबे समय तक नहीं होती। अगर बच्चे को कहा जाए कि चलो आप बाहर जाओ और इतनी देर तक जो है आप उछलो या कूदो या फिर वहाँ पर खड़े रहो, तो ये एक टांग पर खड़े रहो, तो इस प्रकार के जो उद्दीपन दिए जाते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो है ऊब जाता है और वो जल्दी लंबे समय तक उस क्रिया को नहीं कर पाता। लेकिन सहज में क्या होता है कि वो अपने आप करना स्टार्ट होता है, जैसे ही उद्दीपन के संपर्क में आया तो वो अपने आप उसके अंगों का संचालन जो है शुरुआत हो जाती है। और दूसरा क्या है, इसमें क्या है यानी किसी भी शिक्षक के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको जो है उद्दीपन दिया जाता है और उस उद्दीपक के बाद ही वो कोई क्रिया करता है, और वो जो क्रिया करता है उसको वो लंबे समय तक भी नहीं कर पाता। तो ये है आपका आधारभूत अंग संचालन। अगर फिजिकली एबिलिटी की बात करें, शारीरिक योग्यता, शारीरिक योग्यता की बात करें, अब फिजिकली जो योग्यता है ये आपका जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है या बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट है ये इसके आधार का काम करता है। शारीरिक योग्यता के आधार का काम कौन करता है, सहज अंग संचालन और आधारभूत अंग संचालन। यानी जो अपने आप क्रिया हुई थी उद्दीपक के आने पे, किसी भी उद्दीपक के संपर्क में आने से जो अपने आप अंग संचालन हुआ था या फिर किसी के कहने पर हुआ था, किसी के द्वारा उद्दीपक दिया गया और उसके बाद जो है वो क्रिया हुई, तो उनके अंदर जो है एक वो उन क्रियाओं को करने में कितने सामर्थ्य हैं, उन सामर्थ्य को यहाँ पर जो है दर्शाया गया है, वो कितने परिपक्व है या नहीं है, अब कितने समय में वो परिपक्व हो सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है शारीरिक योग्यता के बारे में। यानी सबसे पहले हमें उनको जो है परिपक्व करना पड़ता है, उन योग्यताओं के अकॉर्डिंग उनको जो है ढालना पड़ता है, तभी वो ऐसे मूवमेंट जो है कर सकते हैं। और परसेप्चुअल एबिलिटी की बात करें तो प्रत्यक्षीकरण योग्यता, प्रत्यक्षीकरण योग्यता की यदि बात की जाए तो उस केस में वो प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता उसके अंदर जो है विकसित होती है। अब कई बार क्या होता है, इस प्रत्यक्षीकरण योग्यता में हम अपनी कर्मेंद्रियों को यूज करते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों को यूज किया जाता है, और जिन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का यूज करके बच्चा जो है किसी भी योग्यता में प्रत्यक्षीकरण करता है
यानी उसको बताने की कोशिश करता है, उसका समायोजन करने की कोशिश करता है। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए किसी भी पांचों इंद्रियों का जो है प्रयोग करता है, किसी को छू कर दे बता सकता है वो क्या है, किसी को सूंघ कर वो टेस्ट का पता लगा सकता है, देख कर वो पता लगा सकता है। तो इन पांचों इंद्रियों का जिस प्रकार से वो प्रयोग करता है, उसी प्रकार से हम उसकी जो कार्यशैली है उसका हम पता लगा सकते हैं। और ये अपना जो है प्रत्यक्षिकन योग्यता के बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है। और स्किल मूवमेंट की बात करें, कौशलात्मक योग्यता की बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो इसके अंदर जो है क्या हम बता सकते हैं कि इसमें हम ये कौशलात्मक योग्यता के आधार का जो काम है वो पिछले चारों वर्ग जो हम करते हैं, क्योंकि जब तक वो सहज संचालन में निपुण नहीं होगा कि कौन सी उद्दीपन आने पर उसे कौन सी क्रिया करनी है, या यदि वो किसी के द्वारा कोई उद्दीपन प्रकट किया जाता है, उद्दीपन दिया जाता है, संपर्क में आता है, तो उसको अपने अंगों का संचालन जो है किस प्रकार से करना है, या शारीरिक योग्यता उसकी विकसित हुई है या नहीं हुई है, वो कार्य उस कुशलता को करने में वो निपुण हो सकता है नहीं हो सकता, उसकी प्रत्यक्षीकरण की पावर बड़ी है या नहीं बड़ी है, तो उसके आधार का काम क्या कौशलात्मक योग्यता के आधार का काम ये करता है। अब किसी को तैरना सीखना है, किसी को वाद्य यंत्र चलाना सीखना है, किसी को मोटरसाइकिल चलाने सीखनी है, गाड़ी चलाने सीखनी है, तो उसके लिए हमें क्या है, उसके अंदर कौशलता वो तभी हो पाएगी जब वो पिछले चारों में वो निपुण हो तभी वो उसमें कौशलता प्राप्त कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए सबसे पहले अगर इस स्किल तक हमने बच्चों को पहुंचाना है, उसके अंदर मान लीजिए आप कोई टॉपिक करवा रहे हैं, अब उस टॉपिक को करवाने के लिए उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या उसका जो मानसिक स्तर है वो इस लायक है, क्या वो अपने क्रियात्मक रूप से वो उसको जो है कर सकता है। अगर आपके उद्देश्यों की प्राप्ति जो आपने शैक्षिक उद्देश्य बनाए हैं, क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने की योग्य है, तो इन सब बातों का जो हम आंकलन जो है हम इसमें हम कर सकते हैं। इस योग्यता की जांच करके हम ये मूल्यांकन हम कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो अपना जो पॉइंट आता है नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन है, सहज संबद्धता है, सांकेतिक जो संप्रेषण भी आप कह सकते हैं, संकेतात्मक कम्युनिकेशन है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इसमें साइकोमोटर डोमेन के अंदर सबसे लास्ट में सबसे उच्च स्तर में आता है। सबसे निम्न स्तर में रिफ्लेक्सिव मूवमेंट है, फिर बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट है, उसके बाद फिजिकली एबिलिटी है, फिर परसेप्चुअल एबिलिटी है, फिर स्किल मूवमेंट है, और सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है इसमें यानी नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन का आता है। सहसंबद्धता कम्युनिकेशन है, संकेतात्मक है, यानी संकेतों में उनको जो है समझना होता है। अब सांकेतिक रूप से आप भली बातें बच्चा जो समझ पाता है नहीं समझ पाता, उसकी योग्यता जब वो स्किल इसमें अगर उसके अंदर स्किल की डेवलपमेंट हो जाएगी, स्किल मूवमेंट करने में वो योग्य होगा, तभी इनके यदि पांचों वर्गों में अगर वो निपुण होगा तभी उसके अंदर सांकेतिक जो संप्रेषण करने की बात करने की जो योग्यता है वो हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए उसका ये हमें इस पॉइंट के अंदर इस वर्ग के अंदर यही देखना होता है कि बच्चे ने जो सामर्थ्य प्राप्त की है, बच्चा जो है कितना सामर्थ्यवान हुआ है कि वो संकेतों के माध्यम से सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके वो अपनी विषय वस्तु को समझ सके। अब अगर हम बड़े बच्चों को अगर हम समझाएं तो बड़े बच्चे हमारी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, हमारी आई कांटेक्ट को देखकर, हमारे मूवमेंट को देखकर जो है वो समझ जाते हैं, मतलब उनके अंदर जो है वो सांकेतिक योग्यता को विकसित हुई है। लेकिन छोटे बच्चे जो हैं वो इतना नहीं समझ पाते, जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते। तो इसलिए हमें बच्चों के अंदर उनके अंदर जो है
इनकी योग्यता विकसित करनी होगी, आधारभूत संचालन विकसित करना होगा, शारीरिक योग्यता का चेक करना होगा, प्रत्यक्षीकरण करने में वो कितने योग्य हुए हैं उनका पता लगाना पड़ेगा, और उनके अंदर जो है स्किल कितनी डेवलपमेंट हुई है, यानी वो उस टॉपिक को करने में निपुण, उस टॉपिक को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इन सब बातों का ध्यान करने के बाद ही हम जो है संकेतात्मक संप्रेषण को अच्छी प्रकार से जो कर सकते हैं उसका एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की है टैक्सोनॉमी की, जो कि वर्गीकरण है, शैक्षिक या उद्देश्यात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है, और जो शिक्षक है वो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया की जो करने में जो पाठ्य वस्तु या विद्यार्थियों जो शिक्षण अनुभव है उनका प्रयोग करके उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। और वो परिवर्तन कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उनमें आपका ज्ञानात्मक परिवर्तन होता है, आपका भावात्मक परिवर्तन होता है, और आपका क्रियात्मक परिवर्तन होता है। इन तीनों की स्टडी के लिए हमने आज जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी की है। आशा करते हैं कि आपको इस टैक्सोनॉमी के बारे में जो है कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आप इसको एक बार अपने बुक से और रीड करना, और उसके बाद जो हमें फीडबैक देना, और यदि कोई भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।